Hello students of class 8, good morning, I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson microorganisms, friends and foe, right? So today I am going to discuss the topic production of vaccines, right? So microorganisms are used in the production of vaccines. तो वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिम्स का ही यूज किया जाता है विच प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो आपको ह्यूमंस को या फिर अदर एनिमल्स को कई सारी बीमारियों से बचाता है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, है ना. उसकी जो सुरक्षा तंत्र है उसको इतना मजबूत कर देता है, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वो उसको मार भगाता है. ठीक है. तो देखिए इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे. द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी, तो किसी बॉडी की जो क्षमता है क्या, टू रेसिस्ट ए डिजीज, किसी बीमारी को रेसिस्ट करने का, विरोध करने का, इसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं. आजकल काफी चर्चा में कोविड-19 के केस में इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए. इम्यूनिटी जिसका अच्छा है उसको कोविड-19 की बीमारी नहीं लगती है. तो इम्यूनिटी, तो द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी इज टू रेसिस्ट डिजीज, किसी बॉडी की क्षमता जो बीमारी को वो रेसिस्ट कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है. तो इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड, किसी खास बीमारी के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी डेवलप होता है ना, एक टेक्निक के द्वारा, जिसको कहते हैं हम लोग वैक्सीनेशन, है ना. और ये टर्म काफी पॉपुलर है आजकल. कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने का प्रयास चल रहा है पूरे संसार भर में. अलग अलग देश उसमें लगे हुए हैं, हमारा भी देश लगा हुआ है. द स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और इसमें क्या होता है कि स्मॉल डोज, छोटा सा डोज, जो डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग, जो बीमारी पैदा करने वाले जो कमजोर और या फिर मरे हुए जो माइक्रोब्स हैं उसका यूज किया जाता है. क्यों? टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ताकि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको उत्तेजित किया जा सके, है ना. इसी को वैक्सीन कहते हैं. व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, आज जब ये वैक्सीन किसी भी हेल्दी पर्सन को दिया जाता है, इट एक्ट्स लाइक एंटीजन की तरह काम करता है. द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट, तो हमारा जो बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देता है अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस्ड, जो हम लोग जो माइक्रोब्स उसके अंदर डाले हैं ना, उसके खिलाफ हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडीज तैयार करता है ना. तो दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और ये एंटीबॉडी जो बनता है उस जो माइक्रोब्स हम जो लोग जो डाल रहे थे कमजोर माइक्रोब्स, उसके खिलाफ वो बॉडी में ही रहता है और प्रोटेक्ट हिम अगर अगेंस्ट फ्यूचर. तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए इस तरह के माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज हैं जो उसका विरोध करते हैं और उसको मार भगाते हैं, है ना. तो कई सारी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन हैं. कॉलेरा के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, स्मॉल पॉक्स है, टेटनस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है ना, मीजल्स है, और भी कई सारे हैं. तो उनके खिलाफ इन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा. वैक्सीन कैन बी आइदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली, और ये वैक्सीन को इंजेक्ट भी किया जाता है या फिर ओरली, मुंह से भी दिया जाता है. पोलियो ड्रॉप वगैरह देखते हैं आप, सुनते हैं, देते हुए भी देखा होगा आपने. तो इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शंस और वैक्सीन्स ड्रॉप टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिजीज. बचपन में बच्चा का जो इम्यून सिस्टम है उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए बच्चों को कई तरह के वैक्सीन्स समय समय पर उसको प्रोवाइड किया जाता है. ए पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट ए, और ये एज के हिसाब से होता है, ये नहीं कि जब मन होता दे दीजिए. एक खास वैक्सीन एक खास एज में ही दिया जाता है. इसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना, जो लोग करवाते हैं. जैसे 0 मंथ का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको स्मॉल पॉक्स, BCG, है ना, दिया का टीका लगाया जाता है, और ये आपको ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है बच्चे को. 3 से 12 महीने का जब बच्चा होता है उसको DPT का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, हुफिंग कफ, है ना, एंड टेटनस, पोलियो, BCG, इस तरह का टीका पड़ता है. जब वो बच्चा 9 से 15 महीने का होता है तो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन, मतलब दोबारा उसका डोज पड़ता है. जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है उसको फिर से DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है. पोलियो का भी दिया जाता है ओरल बूस्टर डोज. इफ द सेम एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड अगेन इट इज नोन एज बूस्टर. तो सेम एंटीजन अगर फिर से दोबारा डाला गया, देख रहे हैं आप, पहले भी डाला गया था, उसको हम लोग बूस्टर डोज कहते हैं. तो बच्चा 5 से 6 महीने का होता है, स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन, फिर से स्मॉल पॉक्स के लिए रीवैक्सीनेशन करते हैं.
जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो DT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटनस, बूस्टर डोज, है ना, टाइफाइड वैक्सीन, ये सब 5 से 6 साल की उम्र में बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एडवर्ड जेनर जो थे ब्रिटिश डॉक्टर डिस्कवर्ड द वैक्सीन। तो पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था, ब्रिटिश डॉक्टर थे, है ना। 1798 में ही नोटिस्ड दैट मिल्क मैन डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। जो मिल्क मैन है, जो गाय वगैरह पालते हैं, वो कभी भी स्मॉल पॉक्स से बीमार नहीं होते ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जो महामारी फैलती थी। इफ दे हैड अर्लियर सफर्ड फ्रॉम कॉपॉक्स, अगर वो पहले से कॉपॉक्स से ग्रसित रहे हों तो उनको वो बीमारी स्मॉल पॉक्स नहीं लगता, है ना। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जेनर टुक कॉपॉक्स मैटर फ्रॉम ब्लिस्टर्स ऑन द आर्म ऑफ ए मिल्क को दिया एंड इंजेक्टेड दैट इनटू द आर्म ऑफ एन 8-year-old बॉय को दिया, है ना, जेम्स फिप्स क्विकली डेवलप कॉपॉक्स, उसको कॉपॉक्स हुआ एंड रिकवर्ड, फिर ठीक भी हो गया। जब 1 जुलाई 1796 में डॉक्टर जेनर इंजेक्टेड द सेम बॉय, उसी बच्चे को उन्होंने स्मॉल पॉक्स, फिप्स विथ स्मॉल पॉक्स का उसमें माइक्रोब्स डाला, इंजेक्ट किया, बट ही डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ही हैड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि उसका बॉडी ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी खुद से डेवलप कर लिया था। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, ये सारी चीजें। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, है ना, क्रॉप्स वाले चैप्टर में। तो दीज आर प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ द लिग्यूम्स प्लांट में मौजूद रहता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है ना, क्योंकि आफ्टर हार्वेस्टिंग उसमें जो नाइट्रोजन के कंटेंट्स थे पहले वाले फसल ने उसको यूज कर लिया था। अब जो नए फसल उसमें लगने हैं उसको उसकी कमी होगी, तो वो, और सॉइल या कोई ऐसा प्लांट्स में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो जो रूट नोडल्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम, उसको ऐसा, उसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है सॉइल में, और सॉल्युबल फॉर्म में जो वाटर होते हैं सॉइल में उसमें वो घुल मिल जाता है और रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से नाइट्रोजन का जो पहले से क्षय हुआ था उसको वापस कंपनसेट करता है ना। एक बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सॉइल में रहते हैं, वो भी, उनमें भी एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का। तो दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और ये देखिए कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो भी मरे हुए डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे प्लांट्स के हों चाहे एनिमल्स को हों, है ना, उनको सड़ा गला कर, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जो एयर में जाना होता है तो एयर में चले जाते हैं। इस तरह से वो जो गंदगी है वो वातावरण से हट जाता है। ठीक है, और सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज जो होता है उसको भी डिकम्पोज करता है। अदर वेस्ट ऑफ वाटर, दिस इज अ नेचुरल मेथड टू कीप वाटर क्लीन, ये एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा वाटर को क्लीन करता है। इस तरह से वो क्या करता है, वातावरण को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, सम अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स, देखिए टैनिंग में, लेदर के टैनिंग में, रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जो जूट का जो फाइबर्स होता है उसके टैनिंग में मदद करता है। जूट का जो उसके जो पौधे काटे जाते हैं उसको बंडल बना के पानी में डाल देते हैं उसको कुछ दिनों के लिए, है ना, गंदे पानी में जहाँ पर बैक्टीरिया के होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसका जो फाइबर है उसको उसके स्टेम से अलग कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, उसको बाद में आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको रेटिंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं, है ना। अब देखिए बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग बायोगैस, दे एक्ट ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक एनिमल वेस्ट और गार्बेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सब पर काम करते हैं और वहां से वो बायोगैस रिलीज करते हैं, है ना। सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स,
जो रिमिनेंट्स हैं, जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने पीछे के क्लास में, है ना। तो काव है, गोट्स है ना, इनके 4 चैम्बर्ड इनके स्टमक होते हैं। तो वहाँ जो प्लांट्स खाते हैं वो बैक्टीरिया मतलब एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, तो वो प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो वो वैसे उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो उनके स्टमक में एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है ना, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जो सेलुलोज को वो मतलब नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग हार्मफुल माइक्रो, अभी तक हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लाभ क्या सब है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, और कुछ ही दिन में आपको इसी बीच में, पूजा के बीच में ही मैं आपको 8 का सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।